सबके नाम में कैसे पढ़ूं। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय गुप्ता जी, विजय चौधरी जी, मित्रा जी, हमारे सालों से रहे हुए बार काउंसिल के हमारे विधायक टीसी शर्मा जी, हमारे बब्बर जी, विजय संखा जी, प्रजापति जी, धनोपिया जी, साजिद अली जी और सभी यहां, एक एक का नाम मैं नहीं ले रहा, सभी यहां बैठे हुए अधिवक्ता का बहुत खुशी हुई कि आज ये बैठक हुई। आप सब संविधान और कानून से परिचित हैं, उसका ज्ञान मैं आपको दे नहीं सकता, पर आज जो तस्वीर देश के सामने है, हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जो केवल अपने देश में नहीं पर विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सेक्शंस हमारे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करें। पर अगर एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए, उसका क्या परिणाम होगा। आज प्रश्न चुनाव की नहीं है, चुनाव है 15-16 महीनों में, वो अपनी जगह में है, पर बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसे देश जिसमें इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतने रस्म हों, इतने त्योहार हों और इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, यह अपने देश की जो संस्कृति थी, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखने की, कितनी भाषाएं हैं। यहां से आप दक्षिण जाते हैं, आपका पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है, हमारे महिलाओं के साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है। यह विभिन्नता और यह अनेकता है हमारे देश में, और ये एक झंडे के नीचे हम खड़े हैं क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हजारों साल का इतिहास देखें, यही संस्कृति रही है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। यही महात्मा गांधी जी का संदेश था। आज सबसे बड़ा आक्रमण हमारे संस्कृति पर हुआ है। आज किस तरह समाज को बांटा जाए, हर समाज में लीजिए, आज हिंदू मुसलमान की केवल बात नहीं है। समाज में आदिवासी को कहिए तुम तो कोल हो, तुम तो गोंड हो, तुम तो कोरको हो, तुम भील हो, तुम बिलाला हो। इसका परिणाम क्या होता है कि अगर ये बट गए समाज, तो जो ऊंची आवाज एकजुट चुनाव की होती है, आवाज की होती है, फिर बटे हुए समाज की नहीं हो सकती। किसी तरह दबाओ, किसी तरह छिपाओ। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं कि वे अपनी वर्दी की इज्जत करें। आज अपना देश इस इंस्टीट्यूशंस पर चलता है। इतने साल कांग्रेस की कार्यकाल रहा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी पुण्यतिथि जस्ट 2 दिन पहले थी, कौन सी चुनौती, क्या ऐसी चुनौती मोदी जी को मिली जो चुनौती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने थी। और आज इस संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है, जो हमला हो रहा है, इसका क्या परिणाम है। हम कैसा देश अपने नौजवानों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आज प्रश्न है। और
ध्यान मोड़ लो, पूछ लो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो जवाब में कहता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर आप गए तो वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। ये तो सच्चाई है। आप किस मुंह से ये बात पूछते हैं? ये संस्थाएं किसने बनाई? और ये पूछेंगे कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं तो कहता हूं शिवराज जी अब 18 साल का हिसाब दे दीजिए। मोदी जी आप भी अब 8-9 साल का जवाब दीजिए। इतनी क्या बेरोजगारी कभी रही है? इतनी कभी महंगाई रही है? और कैसे ये एजेंडा बदल देते हैं। 2013-14 में क्या एजेंडा था? नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौजवानों को, याद है ना? किसानों को 50% नफा। 2019 में यह बात नहीं करी, पाकिस्तान की बात करी, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद की बात। आप ये बात समझ सकते हैं कि आप सब बुद्धिजीवी हैं। क्या ये एक भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी में अपनी पार्टी का नाम ले सकते हैं? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाएंगे। कैसे ये एजेंडा बदल देते हैं। शिवराज जी को तो रोज कोई इवेंट करना है, कहते ठेले मैं लेके चलूंगा, खिलौने इकट्ठे करूंगा। मैं तो कहता हूं जरूर करिए आप, ठेला चलाइए। आपको तो अगले 10 साल ठेला ही चलाना पड़ेगा, रिहर्सल कर लीजिए। ये किस तरह हर चीज को इवेंट बना दो, ये हो रहा है। आज हमारे हॉस्टल, अस्पताल, हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, हमारे आदिवासी छात्रावास में बिजली गई, इसकी बात नहीं करेंगे। हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या सुखी हैं? ये खिलौने इकट्ठे कर रहे हैं। किस तरह कलाकारी से कोई ना कोई कलाकारी कर ले, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप केवल अधिवक्ता नहीं है, लॉयर्स नहीं है, आप भविष्य के रक्षक हैं। आप भविष्य के रक्षक हैं, आप समाज के रक्षक हैं। आपकी प्रैक्टिस अपनी जगह है, पर साथ साथ आप रक्षक हैं, अपने संस्कृति के रक्षक हैं। इसी से अपना देश बचेगा। क्या हम अपने देश को इसी पटरी पर ले जाना चाहते हैं? ये आज प्रश्न हमारे सामने है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस का साथ मत दो, कमलनाथ का साथ मत दो, बस सच्चाई का साथ दे दो, सच्चाई का साथ दे। और यही आपके पास हर वर्ग के लोग आते हैं। कई हैं जिनकी आंखें और कान बंद हैं। आपसे तो उनको एक ही बात करनी चाहिए, भी सच्चाई देख लो, सच्चाई का साथ देना। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें आपको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप किस तरह हमारे संस्कृति की, हमारे संविधान की रक्षा कर सकते हैं? आज कैसे, मैं तो कहता हूं संविधान का तो मजाक उठाया गया, एक मजाक बन गया। ये चित्र, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की आपके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे बुद्धिजीवी, आपका सबसे पहले दायित्व बनता है एक गरीब किसान या गरीब आदिवासी या गरीब अनुसूचित जाति वाले को ना समझ आए, पर आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि आपको किसी चीज की माफी नहीं मांगनी, आपको किसी चीज की माफी नहीं मांगनी, आपको तो सच्चाई बतानी है। कांग्रेस का कार्यकाल रहा था 15 महीने, कांग्रेस का कार्यकाल रहा 15 महीनों में से 2.5 महीने आप जानते हैं आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में जो हुआ सबके सामने है। हमें किसी चीज की माफी नहीं मांगनी,
11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। और आज ये चुनौती है, इनका बस एक ही चीज इनके पास बची है, पुलिस, पैसा, प्रशासन और चौथा है प्रेस। ये इनके पास बचा है। ओबीसी की बात करेंगे, झूठ। मैंने तो कल आंकड़े रख दिए सामने, कहीं 9%, कहीं 10%, कहीं 10.5%। और ये चिल्ला रहे हमने कर दिया आरक्षण, कि हमने तय किया था। इन्होंने तो क्या तय किया था, जब विधानसभा में देख लीजिएगा इंटरनेट पर मैंने क्या कहा था, ये तो उल्टा जा रहे थे। मैंने कहा था ये चक्कर में मत पड़ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता। हम प्रस्ताव पास करें कि आरक्षण के बगैर कुछ कोई चुनाव नहीं होगा, तब ये पास हुआ सर्वसहमति से। पर कहते हमने पास करवाया, वो तो रिकॉर्ड की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हाँ सीमांकन की बात थी, हमने उठाई थी, हम तो सीमांकन की बात उठाई थी। पर इन्होंने आरक्षण की बात उस समय जब आरक्षण की तरफ ये मुड़ा, उस समय इन्होंने कुछ अपना मुंह बंद रखा। ये जब पहली सुनवाई थी, जब पहला ऑर्डर आया, संविधान में संशोधन हो सकता था। शुरू से एक दिन में संविधान में संशोधन कर देते और आरक्षण हो जाता। पर ये तो है कि अगर आपका मन, मंशा और आत्मा उसके साथ हो, ये सच्चाई है। अब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा लिए, बधाई मोदी जी, बधाई शिवराज सिंह जी आरक्षण की। हाँ, कौन सा आरक्षण? 9-10% का। 22 तो ऐसी जगह है जहां तो आरक्षण है ही 0%। ये सब चीजें हैं, किस तरह ये कलाकारी कैसे कलाकारी का प्लान बनता है। प्रदेश के भविष्य का प्लान नहीं बनाते, कलाकारी का प्लान बनाते हैं, झूठ का प्लान बनाते हैं। आज भाई अगले हफ्ते ये 2 झूठ बोलेंगे, ये इनकी राजनीति बची। कैसे प्रशासन का दुरुपयोग करें, इससे हमारी संस्थाएं कमजोर होती हैं। हमारा कार्यकाल था, हमने तो ऐसा नहीं किया। क्या आप सोचते, मैं जानता नहीं हो सकता है, पर मैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को तोड़ना नहीं चाहता था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से ये देश चलता है और ये कोई उंगली मेरे ऊपर नहीं उठा सकते। ऐसे बहुत सारे मामले थे, पर मैंने ये सब नहीं किया। मैंने सोचा जो पहले, सबसे पहले मैं वो करूंगा जो प्रदेश को हम सही पटरी पर तो ले आए। तो आज बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। मैं शुरू में बोलना चाहता था, कुछ ये विचार आप सबके सामने रखना चाहता था, ताकि आपको भी जो बोलना है आप भी बोल पाए। उसके बाद मैं विवेक तनखा जी बोलेंगे, जिनको हम बधाई देते हैं, मुझे शुरू में देनी चाहिए थी। ये फिर से राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने इन्हें चुना है, उन्होंने सिलेक्ट किया, तो ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने भी कांग्रेस की सेवा करी है, आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सेवा करी है। सबके पास दिन में तो 24 घंटे होते हैं, आपके पास, मेरे पास, इनके पास। तो कैसे, कितने घंटे हमने पार्टी को दिए, कितने घंटे इस 24 घंटों में हमने पार्टी का काम किया। ये विवेक तनखा जी ने कितने घंटे लगाए, जो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, उनके मामलों में, जिनका नाम पड़ोस के जिलों में भी नहीं सुना, इनके केस भी टेकअप किए। ये इन्होंने केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक समाज सेवक व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये सेवा करी है। और मैं सोनिया जी को और राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से इनको
राज्यसभा का मौका दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्तागण सबका नाम मैंने ले लिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अभी जो बातें कही गई, हमने प्रेजेंटेशन देखा। मैं शशांक शेखर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बनाया है, इससे हर जिले को सुविधा होगी। तो उन्हें अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। समय को कोई रोक नहीं सकता और समय के साथ आता है परिवर्तन, और परिवर्तन अपने स्वास्थ्य में, अपने पारिवारिक स्थिति में आता है, पर साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन आता है। कितना अंतर है आज की राजनीति में 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की राजनीति में। मुझे याद है 42 साल पहले जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, मैं एक दिन सोच रहा था कौन सा भाषण मैं देता था उस समय। आज उसका कोई मतलब और मायने है? राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये भी याद रखिए, पहले गांव में हम कह सकते थे कि ये कांग्रेस का है, आज हम एक मकान में नहीं कह सकते कांग्रेस का है। बाप बेटा, माँ भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। ये हमें याद रखनी, हमें ये राजनीतिक परिवर्तन पहचानना है। ये राजनीतिक परिवर्तन बहुत जबरदस्त हुआ है। और अभी ये बात कही गई कि समाज को बांटने की भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। तमिलनाडु में देखिए, आप पढ़ रहे हैं कैसे तमिलनाडु में विवाद शुरू कर दिया है भाषा पर। आपने 25-30 साल से खालिस्तान का नाम नहीं सुना होगा, आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये हालात है देश की, ये शुरुआत है। ये पौधे डाल रहे हैं। आज तमिलनाडु में कहीं कुछ और होगा। धर्म निरपेक्षता की बात करें, कोई शक नहीं, हम सब इसमें विश्वास करते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें कहना, हमें कौन सी शर्म आती है? पर हम धर्म को तो राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म को, ये हमारी अपनी भावनाएं हैं। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है, ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। ये सब बातें आप समझते, मैं आपको क्या समझाऊं। आज जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वो है किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना दी गई। पैसे दो काम लो, ये मैं नहीं कहता, ये कुछ बीजेपी के विधायक मुझे कहते हैं जी हमारा काम नहीं होता बिना पैसे दिए हुए, दूसरे का क्या होगा। ये बीजेपी के विधायकों ने मुझे कहा, कईयों ने, पैसे दो काम लो। हर चीज में, हर योजना में इतना बड़ा कर्जा ले लिया। किस बात का कर्जा लिया? 3 लाख करोड़ का जितना पहले ब्याज होता था, हाँ, आज कर्जा, इसका जो ब्याज है ये उस समय हमारा कर्जा हुआ था। ये कर्जा इसीलिए किया गया कि खर्च करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा, खर्च नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा। तो ये 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ जो कर्जा लिया है, ये अपने जेब के लिए लिया है। उस दिन मैं कवि सम्मेलन में, आप में से भी कोई थे, और एक कवि ने कहा कि ये आजकल औरंगजेब की बात कर रहे हैं पर ये जेब की बात नहीं कर रहे। औरंगजेब की बात ना करें, जेब की बात करें, महंगाई की बात करें।
तो ये सब चीजें आज हमारे सामने हैं। हम इस परिवर्तन के साथ कैसे जुड़े, ये राजनीतिक परिवर्तन को कैसे पहचाने, ये राजनीतिक परिवर्तन दूसरों को कैसे समझाएं, ये आज हमारे सामने चुनौती है। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप सबने भी अपनी कमर ठान ली, कोई शक नहीं है, आज आम जनता चुप है। जो ये चैनल यहाँ खड़े हैं, समाचार के चैनल, ये ना चुनाव हराते हैं ना जिताते हैं। मनोरंजन के चैनल चुनाव हराते हैं और जिताते हैं। लोग जो मनोरंजन के चैनल देखते हैं, ये आज का परिवर्तन है। और यही सब बातें हमें समझनी है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके नेतृत्व, हमारे वरिष्ठों के नेतृत्व में एक नई उमंग, एक नई शक्ति हमारे प्रदेश में उत्पन्न होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।